बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तो आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने जा रहा है। 10:30 बजे वेल्लोर में तमिलनाडु के प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। 1:45 बजे मेट्टापालायम में प्रधानमंत्री मोदी का आज जनसभा प्रस्तावित है। उसके बाद महाराष्ट्र में जाकर रामटेक में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज ये बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहकर खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें तमिलनाडु की धरती को जीतने के लिए यानी साउथ की धरती पर लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी कोशिश करती नजर आ रही है। स्टालिन के गढ़ में गरजेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी चेन्नई में रोड शो करते हुए नजर आए और आज वेल्लोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम है। उसके बाद मेट्टापालायम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। तो यानी 2 कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये वो गढ़ हैं जहां पर बीजेपी कमजोर रहती है। इस जगह पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो जीत का जो स्वाद है वो यहां से चख सके। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है और स्टालिन के गढ़ में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए अंकित, प्रधानमंत्री मोदी की 2 महत्वपूर्ण रैलियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण रैली जो करीबन अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे के आसपास वेल्लूर में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 1:45 के आसपास तमिलनाडु के ही मेट्टुपालयम जो जगह है वहां पे संबोधन करेंगे। और तीसरा एक और कार्यक्रम महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी का है, वो रामटेक का कार्यक्रम है, जहां पे देर शाम प्रधानमंत्री मोदी 6 बजे के आसपास जो रोड शो पब्लिक रैली है उस पे जो रोड शो है उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन जैसे ही आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार साउथ का दौरा बैक टू बैक करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के तमाम सीटों को जीतने का था वो जीत लिया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बेहतर नतीजे आए। 2019 में करीबन 18 से ज्यादा सीटें जीत ली। अब उसके बाद कहीं ना कहीं साउथ में दक्षिण के बेल्ट में लगातार मेहनत जारी है और प्रयास ये है कि करीबन 129 सीटों में से अनुमान करीबन 30 के आसपास सीट एनडीए जीत कर लिया है। पंकज, जिस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, एक बार वो उत्तर प्रदेश में होते हैं तो दूसरे ही पल वो एक ही दिन में तमिलनाडु या फिर साउथ के दौरे पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सीटों को जीतने में इस बार क्या बीजेपी वो जो डबल नंबर पर जाना चाहती है, डबल डिजिट में जाना चाहती है? क्योंकि इस बार तमिलनाडु में कोई ऐसा खासा एआईडीएमके या डीएमके के साथ उनका कोई पैचअप भी नहीं है। तो इन तस्वीरों को कैसे देखा जाएगा? बिल्कुल, बेशक। देखिए अंकित, लगातार प्रयास यही है कि दक्षिण भारत में बेहतर नतीजे लाए जाए, क्योंकि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि साउथ में बेहतर नतीजे हो और जो अदर राज्य हैं वहां पे जो पिछले 2019 के नतीजे थे उसमें स्टेबिलिटी रहे और जितने सीटें थे उतनी सीटें रहे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और साउथ में तमिलनाडु, चेन्नई, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे राज्यों से निकल कर आए। तो लगातार प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इन दौरों के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में साउथ में भी नजर आती है। लेकिन सवाल यही है कि साउथ के जो नारे हैं या जो उम्मीदें हैं वो अलग हैं, उनकी मांगे अलग है। पानी को लेकर के मैं एमके स्टालिन का एक जगह बयान पढ़ रहा था, वो आरोप लगा रहे थे कि देखिए हमने तो पहले से ही आवेदन दिया हुआ था लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं आया। तो ऐसे कई अलग अलग मामले हैं जो तमिलनाडु में ज्यादा हावी रहते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर राम का कार्ड जो है वो चलता नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर चलता नहीं है। देखिए साउथ में लगातार की जो मेजर इश्यूज है
जो नॉर्मल इश्यूज है उसको लेकर चर्चा होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली जैसे सुविधाएं, रोड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, ऐसे तमाम एजुकेशन, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर साउथ में चर्चा होती है। और ऐसे में लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती नजर आती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। तो लगातार यही प्रयास है कि बीजेपी वहां पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा बेहतर नतीजे वहां से लेकर आए। देखिए, अभी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी ने करवाए थे, जिसका फायदा माना जा रहा है कि अब इस चुनाव में हो सकता है। तो पंकज हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आज तमिलनाडु का ये जो दौरा है वो खास हो जाता है। और पंकज का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका तमाम ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों को अगली खबर सुनाते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल के प्रवास पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे किसान विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पानसर बेहद सहारनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अनाज मंडी जहांगीराबाद, बुलंदशहर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास आशीष गार्डन में चंदौसी, संभल में आयोजित लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का ये जो दौरा है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 जनसभाओं को आज इस दौरे के जरिए करते नजर आएंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक मनी त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज रक्षा मंत्री का ये 3 दौरा होने जा रहा है, कितना अहम आप मानकर चल रहे हैं इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, जो स्टार प्रचारक लिस्ट आई थी उसमें राजनाथ सिंह का भी एक बड़ा नाम था। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, राजनाथ सिंह की, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की, तो लगातार स्टार प्रचारक और पश्चिमी यूपी का चुनाव नजदीक है। ऐसे में आज जो है राजनाथ सिंह का जो सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में जो है दौरा है, जो आज सुबह जो है करीब 11 बजे वो सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बीजेपी पत्नी है परमेश्वर लाल सैनी, उनके जो है उनके प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। उसके बाद से डॉक्टर भोला सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं बुलंदशहर से, उनके प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। तो लगातार जो है जो पश्चिमी यूपी है उसमें जो है लगातार जो चाहे प्रदेश के बड़े मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, तो लगातार दौरा कर रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीट है वो पश्चिमी यूपी में ही है। तो लगातार ऐसे क्रम में जो है राजनाथ सिंह का जो है आज इन 3 जगहों पर दौरा है। जी, एक तरीके से देखा जाता है कि पश्चिम में 26 से 27 सीटें आती हैं, उसमें से 8 सीटें बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तो कोशिश ये इस वजह से भी आरएलडी का आना जो है वो लाभकारी साबित होगा क्या पश्चिम में? जब तक आरएलडी से गठबंधन नहीं था तब तक कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि पश्चिम में जिन 8 सीटों की बात हमेशा होती है, जो ये नारा है 400 पार, वो कैसे पूरा होगा। तो 8 सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, लेकिन आरएलडी एनडीए गठबंधन के बाद से कहीं ना कहीं ये रास्ते साफ खुलते नजर आ रहे हैं। जो कि बड़ा किसान वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, जो कि सीधे के सीधे आरएलडी से जुड़ा हुआ है, और उसको एनडीए गठबंधन में जोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और लगातार जो स्टार प्रचारकों की बात करें तो राजनाथ सिंह जो हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, चाहे भूपेंद्र सिंह हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, तो लगातार ये लोग पश्चिमी यूपी के दौरे पे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरे पे है। तो लगातार जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो है वो पश्चिमी यूपी में लगा हुआ है। जी ठीक है अभिषेक, और एक जो सवाल यहाँ से निकलता है, क्योंकि पश्चिम के सीटों पर कहा जाता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा दमखम देखने को मिलता है, जाट बहुल इलाका है, तो ऐसे में आरएलडी तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक के जो समीकरण थे, इसके पहले आपने देखा होगा, चाहे वो रामपुर के बवाल की बात करें, आजम खान की बात करें, चाहे जो सीट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरपुर की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब जो है चीजें समीकरण बदल गई हैं। कहीं ना कहीं सपा के लिए अब दिक्कत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जब से आरएलडी के, क्योंकि जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो जाट वोट बैंक था, वो किसानों का वोट बैंक था, जो कि वो आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ सपा को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और अंतर कलर की वजह से खुद समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि जिन 8
8 सीटों पर पिछली बार इन लोगों ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, वो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें घात लगाकर उन सीटों को निकालने की पूरी कोशिश करेगी। उसी क्रम में लगातार जो है ये दौरे चल रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जो है सहारनपुर, बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। जी, एक कहीं त्रिकोणीय यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा खासा दमखम रखती है, बहुजन समाजवादी पार्टी अलग इसमें लड़ रही है, तो यानी 3 दल तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सामने दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले और किसी को भी बढ़त ना मिले, वोट कट जाए और तीनों ही पार्टियों में बढ़ जाए। जी बिल्कुल, देखिए त्रिकोणीय सब है, लेकिन साथ ही साथ अभी जो हाल में जो है पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम बनाया है, उसको लेकर एक चौथा दल भी सामने आने वाला है, जो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं, लेकिन सपा और कांग्रेस के लिए नुकसान पैदा करने का बड़ा काम करेगा। लेकिन अब आगे आने वाले चुनाव के परिणाम को देखने की बात होगी कि त्रिकोणीय समीकरण बनता है कि चौकोनी बनता है। जी, तो साफ तौर पर समीकरण जो आप बता रहे हैं वो यहाँ से नजर आ रहे हैं और इन्हीं समीकरणों से कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, एक छोटा सा सवाल ये भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भी रैलियां इन इलाकों में हुई हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी जो 400 पार का नारा लेकर चले है उसमें उत्तर प्रदेश की सीटें जीतने में ज्यादा प्रमुख भूमिका से आगे बढ़ेगी? जो 60 से पिछली बार आई थी, 60 से ज्यादा, वो 70 के पार या यूं कह लें कि पूरी 80 की 80 लोकसभा जीत पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अभी हाल समीकरण की, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखिए कांग्रेस पिछली बार तो सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार एक रायबरेली की सीट है जहां पे प्रियंका गांधी का कयास लगाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। अभी इस पे भी बात साफ नहीं हो पाई है, सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। और रही पिछली बार की बात है तो सिर्फ 8 ऐसी सीटें थी जो पश्चिमी यूपी की थी, जिसपे इनका हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आरएलडी से गठबंधन के बाद से, एनडीए गठबंधन होने के बाद से कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार हो सकता है कि ये आंकड़े 70 पार कर सकें। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे 4 जून को, वो क्या निकल के आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो अभिषेक थे हमारे साथ, लगातार जो ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज रक्षा मंत्री का ये जो दौरा है वो किन मामलों में खास और अहम हो जाता है। अब ले चलते हैं आपको दिल्ली की बड़ी खबर बता देते हैं। तो आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जमानत याचिका पर आज उनकी सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर राउज़ेवरी कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और अरविंद केजरीवाल के बाद अब आज मनीष सिसोदिया के मामले में राउज़ेवरी कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल ही हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को झटका लगा है और आज ये मानकर चला जा रहा है कि सुनवाई होगी तो क्या उनको जमानत मिलेगी या आफत रहेगी बरकरार। इन्हीं सब के बीच 1 साल से ज्यादा का समय अब तक मनीष सिसोदिया को, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, शिक्षा मंत्रालय इनके पास रहा है, बड़े पोर्टफोलियो रहे हैं, तो तकरीबन साल भर से ज़्यादा का समय अब तक सलाखों के पीछे बिताते हुए हो गया है। लेकिन अब इन सब के बीच जो उम्मीद की किरण है वो कोर्ट की तरफ ही लगी हुई है कि आखिर क्या आज राउज़ेवरी कोर्ट में जमानत याचिका पर जब सुनवाई होती है तो जमानत मिलती है या फिर नहीं। इसी पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। राउज़ेवरी कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। इस मामले के जरिए, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामला लगातार एक के बाद एक नेताओं तक जुड़ता चला जा रहा है। 16 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। पुराने जो इसमें जुड़े हुए थे या साउथ लॉबी जिसका जिक्र हम करते हैं, उन लॉबियों से भी जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें भी इसमें बेल मिली। लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी से सिर्फ संजय सिंह को ही बेल इसमें मिल पाई है, क्योंकि कहा यह भी जाता है विपक्ष पर जब हमलावर होती है आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाती है। लेकिन हाईकोर्ट ने कल जिस तरीके से सुनवाई करते हुए बयान जारी किया, यूँ कह लें सुनवाई करते हुए फटकार लगाई, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों का सबब बनता नजर आ रहा है। तो आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और देखना दिलचस्प होगा कि जब मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई होगी तो उनको बेल मिलती है या नहीं। समाजवादी पार्टी की ओर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस वार्ता आज दोपहर 12 बजे करते हुए नजर आएंगे। कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता होगी। अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम दलों के साथ इनका भी गठबंधन हो रखा है। तो ऐसे में आज जो प्रेस वार्ता होती है ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव दरअसल क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या वो भी ईडी, सीबीआई और इन सब पर ही सवाल खड़े करते हैं या चुनावों में
आगे किस तरीके से जाना है या कुछ पार्टी में शामिल होना है, इसको लेकर के आज जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी समाजवादी पार्टी की ओर से। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज 12 बजे कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में किन बातों को रखते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रेस वार्ता के जरिए समाजवादी पार्टी आज 12 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे अखिलेश यादव। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही मुख्तार के घर पर भी गए थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। बीजेपी हमलावर रही कि आखिर दोषी के घर पर तो गए, लेकिन जिस पर अत्याचार हुए उनके घर अखिलेश नहीं गए। कई तरह के सवाल अखिलेश यादव पर उठते रहे और अपनी ही पार्टी में आजम खान से टकरार की खबरें भी आजम खान और अखिलेश यादव में सामने आती रहीं। रामपुर हो, मुरादाबाद की सीट हो, इन दोनों ही सीटों पर भले ही मोहिबुल्ला को रामपुर की सीट से उतार दिया हो, लेकिन अखिलेश ने यहाँ रामपुर की सीट की अगर बात करें तो कहा तो ये तक जाता है, जो सूत्र बताते हैं, जानकारी जो देते हैं सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आजम खान को कतई पसंद नहीं था नाम। तो आजम खान का पसंद नाम जो है रुचिवीरा, उनको मुरादाबाद से HT हसन की जगह टिकट दिया गया। HT हसन जो कि पहले खास हुआ करते थे आजम खान के, लेकिन अब उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सारी तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली हैं कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय पर होनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलेगा, हमारी भी इस पर सटीक नजर बनी है। मेरे सहयोगी पंकज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आज अखिलेश यादव 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किस मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्या कुछ सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। और माना जा रहा है कि जो बाकी विभिन्न दलों से कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से प्रथम चरण के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बदली है और लगातार ये चर्चा का विषय रहा है, इन सारे सवालों का जवाब देते हुए भी अखिलेश यादव नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी, माफिया डन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार से समाजवादी पार्टी का कुनबे का मिलना और लगातार मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर जो है कि इसको लेकर के बीजेपी और बाकी एनडीए के जो घटक दल हैं वो हमलावर हुए, तो कहीं ना कहीं इसका भी जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो तमाम मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी को वो घेरते हुए भी नजर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और उनको छोड़ा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी अखिलेश यादव आज बोल सकते हैं। और माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी को अब हाईकोर्ट से राहत मिली है, वो अपने पिता के अंतिम कार्यक्रम में जो धार्मिक कार्यक्रम उन लोगों का होता है उसमें जाने की इजाजत मिली है। तो जाहिर सी बात है, इस पे भी आज अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आ सकते हैं। पंकज, ये कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल से अखिलेश यादव मैदान में उतर जाएंगे, चुनावी मैदान में। अभी तक फिलहाल रैली उनकी, जहां तक मुझे याद आता है, नहीं हुई है। और बड़ी रैली जो है, चुनावी रैली जो है जिसको कहा जाए, तो वो 12 अप्रैल के बाद से शुरू हो सकती है। कहीं उसको लेकर कुछ जानकारी देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे में अभी सपा की तरफ से कोई भी बड़ा चुनावी अभियान देखने को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के बाहर भी। तो जाहिर सी बात है कि नवरात्र के जो है कि समय में अखिलेश यादव ये घोषणा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी चुनावी अभियान में कब उतर रही है और कब से उनकी पहली जनसभा और रैली कहाँ होगी। और जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं जहाँ लगातार पीडीए को लेकर के अपनी पकड़ बनाए हुए अखिलेश यादव पीडीए परिवार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनपे उनकी क्या रणनीति होगी, जनसभाएं कैसी होगी और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर अगली रणनीति क्या होगी, इन सारी चीजों पे आज चर्चा हो सकती है।
पंकज, इस तरीके से कहा जाता है कि अखिलेश यादव एक जो गठबंधन INDI गठबंधन का स्वरूप के मूलभूत ढांचे में अखिलेश यादव भी हैं, और RLD भी अब से कुछ समय पहले तक थी, लेकिन अचानक से RLD ने भारतीय जनता पार्टी का NDA दामन थाम लिया। तो ये किस तरीके से इस झटके को आप देखते हैं? क्योंकि पश्चिम में भले ही अखिलेश यादव मजबूत रहे हों, लेकिन वो मजबूती भी जो आई थी RLD के बलबूते आई थी। देखिए, चूंकि जाटलैंड जो है ये हकीकत है कि जाटलैंड के ऊपर RLD की मजबूत पकड़ है, और वो कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके RLD चलती थी तो समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड को अपनी मुट्ठी में मानती थी। लेकिन जब से समीकरण बदले हैं और RLD जो है कि NDA गठबंधन में शामिल हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति में भी आपको बदलाव देखने को मिला होगा। लगातार ताबड़तोड़ प्रत्याशी बदले गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रथम फेज का जहां चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन उन सीटों पे फिर से समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये तमाम जो रणनीति है वो अखिलेश यादव बना चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने तमाम जो वहां पे पुराने जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, उनमें बदलाव किया गया कि वोट बैंक किसके हाथ में है, लोकप्रिय नेता वहां पे कौन है और कौन नया कुछ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए कर सकता है, उसको उतारा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं RLD जब जाके बीजेपी में शामिल हुई है तो बीजेपी और NDA का जो जाटलैंड एरिया है वो अब मजबूत हो चुका है, और समाजवादी पार्टी की नीतियों से कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और RLD के जो नेता थे वो प्रभावित थे। उनका ये मानना था कि उनका भविष्य इंडिया गठबंधन के साथ ना होकर के NDA गठबंधन में है, क्योंकि सीधे तौर पे RLD का कहना है कि RLD किसानों के हित ऐसी पार्टी है, और किसानों के लिए अब जो बीजेपी कार्य कर रही है, जैसे चौधरी चरण सिंह जो किसान के सबसे बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न देना और किसानों के बारे में सोचना, और RLD जो मुद्दे उठा रही है किसानों को लेकर के उनपे बीजेपी प्रमुखता से चर्चा करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे वाली ये पार्टी अब जाकर के बीजेपी में जुड़ी है, और बीजेपी के ऊपर भी सीधे तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी और किसानों की सुन रही है। तो कहीं ना कहीं का सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। इसी के लिए ये तमाम रणनीतियां अखिलेश यादव बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप इस खबर पर भी नजर बनाए रहिएगा। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात कर्मचारियों से भरी बस में 50 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। ये बस दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस बस हादसे पर 12 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 5 की हालत बेहद गंभीर की श्रेणी में बनी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं केडिया डिस्टिलरी के ओर से मृतकों को आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही गई है। सभी घायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कल रात का है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। 5 लोग इसमें गंभीर घायल हैं, तो 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो हादसे में 12 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद दुखद यह हादसा है। इसी हादसे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही परिवार के साथ हर संभव मदद की बात कही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा भी लिया था, अरुण साहब। तो इन सब के बीच फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।